हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत 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 और सभी ग्यारहवीं वालों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बार सभी ग्यारहवीं वाले बच्चे जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज अपन लोग आज की क्लास की, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। जी हाँ प्यारे बच्चों, जहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, वो चाहे आपके नीट एग्जाम में हो या आपके ग्यारहवीं के एग्जाम में हो या अदर मेडिकल एग्जाम में हो, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं प्यारे बच्चों। तो एक बार सभी सभी 11 वाले और बायोलॉजी वालों के पास शेयर करेंगे सभी बच्चे, एक बार तेजी से सभी लोग, कोई गद्दारी नहीं करेगा, तेजी से एक बार सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक शेयर की संख्या बढ़ाएंगे। फिर शुरुआत करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत की। पिछले लेक्चर पे अपन लोगों ने मोनेरा को पढ़ा था, आज पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत को। बहुत ही अच्छा सा जगत है, प्यारा सा जगत है, और सबसे बड़ी बात कि आज अपन लोग इस जगत को पूरा टोटली 3D में समझेंगे, चीजों को एकदम क्राइस्टली रूप से क्लियर करेंगे, चीजें आपके खून में चली जाएंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा जगत को एक एक प्रोटिस्टा के पांचों को वर्गों को बढ़िया से एक एक को बकायदे 3D में समझने वाले हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की बिना किसी देरी के। तो अगर अपन किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा का मतलब है कि सबसे पहले आने वाले, प्रोटिस्टा की शुरुआत प्रोटिस्टा किसने करा था, तो प्रोटिस्टा जगत का निर्माण किसने किया था, तो जरूर नाम याद रहना चाहिए आपको, हेकल। किसने? 1886 में एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है हेकल। हेकल ने क्या किया था? प्रोटिस्टा जगत का निर्माण किया। क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा का निर्माण बहुत पूछा जाता है, याद रखना। हेकल, हेकल किसने किया था? हेकल। तो जगत प्रोटिस्टा, इस जगत में एक कोष की जीवों को रखा गया। और कौन से जीवों को रखा गया भाई? इसमें एक कोष की तो थे, लेकिन जगत मुनेरा में भी एक कोष की थे, एक कोष की यहां भी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? यहां पे जो भी कोशिका, जो भी एक कोष की जंतु है, उनके अंदर जो कोशिका है वो कैसी है? सुकेंद्रीय कोशिका, यूकैरियोटिक। एक कोष की जीवो सम्मिलित किया गया, जिनमें प्रायः जलीय यूकैरियोटिक, ज्यादातर जलीय है, और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिस कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाए। यूकैरियोटिक केंद्रक का, यूकैरियोटिक का मतलब है, यूकैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं सुकेंद्रीय। सु मतलब सुव्यवस्थित। क्या भाई? सुव्यवस्थित केंद्रक जिसके अंदर पाया जाए वो यूकैरियोटिक। तो सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाएगा। मान लीजिए आपका घर सुव्यवस्थित बना है, तो आपके घर में काफी सारे सामान भी होंगे ना, बढ़िया सुव्यवस्थित किचन बना है, बेडरूम बना है, सब कुछ बना है, तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सामान भी वहां रखे रहेंगे। तो अगर इसके अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक है तो इसके अंदर तमाम सारे कोशिकांग भी पाए जाएंगे। ठीक है, तमाम सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, बट यहाँ भी एक कोष की जंतु है। अच्छा, 2-3 पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा, ये की पॉइंट है आपके जो एग्जाम में आते हैं। पहली बात, युगलीना के बारे में पूछा जाता है। जगत मुनेरा के एक जंतु युगलीना, युगलीना के बारे में पढ़ोगे, अभी आगे अपन लोग पढ़ेंगे। लेकिन युगलीना को क्या कहा जाता है? तो युगलीना के अंदर पादप वाले लक्षण और जंतु वाले लक्षण, दोनों लक्षण होते हैं। पादप वाले भी लक्षण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, जंतु वाले लक्षण भी होते हैं। तो इसीलिए पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी, यानी कि संयोजक कड़ी, क्या बोलते हैं? संयोजक कड़ी से क्वेश्चन बहुत आता है कि पादपों एवं जंतुओं की संयोजक कड़ी किसको बोलते हैं? तो संयोजक कड़ी कौन है? तो याद रखना, युगलीना। कौन है संयोजक कड़ी? तो संयोजक कड़ी है युगलीना। युगलीना पादपों एवं जंतु के बीच की क्या है? संयोजक कड़ी है। वो किस जगत में है? इसी जगत में, प्रोटिस्टा। दूसरा मैंने बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा का निर्माण हेकल ने 1866 1886, ये भी की पॉइंट है। अगला कि ये लगभग 1000 मिलियन, कितने? 1000 मिलियन वर्ष पहले विकसित, 1000 मिलियन वर्ष पहले विकसित होने वाले यूकैरियोट्स हैं, बहुत पुराने हैं ये। और इस साम्राज्य में ज्यादातर जली, वही बात है कि ज्यादातर जली और यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। ये तो 3 बार हो चुका कि ज्यादातर जली हैं, और किस प्रकार की कोशिका होगा? यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। सुविकसित केंद्रक इनकी कोशिकाओं में पाया जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस प्रोटिस्टा जगत। अब प्रोटिस्टा जगत पे अगर जाए तो प्रोटिस्टा जगत को जीवन प्रदर्शित, ये 2 प्रकार के जीवन प्रदर्शित करते हैं। कैसे? 2 प्रकार का जीवन प्रदर्शित करते हैं। पहला तो स्वपोषी, पहले तो स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा? जो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। भाई जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वही तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वही स्वपोषी होगा। तो पहला 2 प्रकार की जीवन पद्धति है। पहला तो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषण, लेकिन अगर प्रकाश का अभाव है, प्रकाश नहीं है, तो ये क्या करेंगे? तो दूसरी प्रकार का पोषण करेंगे। पहले तो अगर प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश है, तो प्रकाश नहीं है तो दूसरा प्रकार का पोषण। तो पहला, सूर्य की प्रकाश की स्थिति में स्वपोषित, यानी कि स्वपोषित तो करेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित का मतलब है कि अन्य प्रकार से अपना भोजन बनाएंगे।
ना, परपोषी हो जाएंगे, मृतोपजीवी हो जाए या किसी जीव पर निर्भर हो जाएंगे पोषण के लिए। प्रोटिस्टा विविध पोषी, स्लाइम हो गया, मोल्स हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी एवं एक कोशिकीय शैवाल भी होते हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा पे आते हैं। और एक पॉइंट ये भी है बहुत जरूरी कि प्रोटिस्टा का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो प्रोटिस्टा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? प्रोटीस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्रोटीस्टोलॉजी। प्रोटिस्टा के अध्ययन को बोलते हैं प्रोटीस्टोलॉजी। प्रोटिस्टा के अध्ययन को क्या कहेंगे? प्रोटीस्टोलॉजी। कहानी खत्म। तो आइए मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपको बताता हूं और एक बार इस 3D में देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपके सामने खुला हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा। चल जा भाई सिमसिम। किंगडम प्रोटिस्टा, पैरामीशियम देखा होगा, यूग्लिना देखा होगा, क्लाइडोमाइनास देखा होगा, अमीबा देखा होगा, सबके बारे में सुना होगा। ये सारे के सारे कहाँ हैं? जगत प्रोटिस्टा के प्राणी हैं। सब कहाँ के हैं? प्रोटिस्टा के हैं और सबके यहाँ जली हैं, एक कोष की हैं। जगत प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा जाता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफाइजिलेट, यूग्लिनाइट, ये तीनों क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। फिर है स्माइल मॉल्ट्स और प्रोटोजोआ, ये क्या है? परपोषी हैं। ये तीनों क्या है? इधर के तीनों स्वपोषी हैं। इनके लिए अपन ट्रिक भी बनाएंगे। और ये आपको दिख रहा है यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, एक दिख रहा है। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा पे देखो एक क्या बन रही है? फ्लैंजिला दिख रही है। और मैंने कहा कि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो देखो स्पष्ट केंद्रक, ये सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा ना। और ये क्या है? फ्लैंजिला। ये क्या है? फ्लैंजिला। और बॉडी में सीलिया भी होगी, रोम आकार की संरचना जो होती है सीलिया होती है। अब इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है, बाय बिंडिंग या सेल फ्यूजन, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। ये आपको दिख रहे हैं क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में आप जानते हैं डाइटम्स और गोल्डन एल्गाई। डाइटम्स और सुनहरे शैवाल कहाँ पे आते हैं? क्राइसोफाइट में आते हैं। और डाइटम्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि नीट एग्जाम में भी आपके आते हैं कि डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो जल्दी खराब नहीं होती ना, साबुनदानी वाली। और डाइटमी मृदा इससे बनती है। डाइटमी मृदा का बहुत प्रयोग होता है। डाइटमी मृदा का काफी सारे प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद भी बनाए जाते हैं डाइटमी मृदा के। तो डाइटम्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये होते हैं आपके डाइटम्स जो कि साबुनदानी की तरह इसकी कोशिका भित्ति दिख रही है आपको ना। ये डाइटम की सेलवाल है जो नष्ट नहीं होती, समुद्र के नीचे क्या होती है? बैठती जाती बैठती जाती बैठती जाती है और डाइटमी मृदा बनाती है। ठीक है, डाइटमी मृदा का काफी औद्योगिक महत्व है। ये डाइटमीर्स, ये देखियो पॉलिशिंग में बनता महत्व है, फिल्टराइजेशन में महत्व है। डाइटमी मृदा काफी काम करती है पॉलिश वॉलिश करने में ना। फिर डाइटम के बाद आते हैं यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैंजिलेट, ये सारी चीजें आती हैं। अब ये भी आपको देखने को मिलता है। देखो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है समुद्र, डाइनोफ्लैंजिलेट के कारण क्या होता है? समुद्र में लाल तरंगे आती हैं। क्या होती हैं? लाल तरंगे आती हैं। ये रेड टाइड, ये पूरे सागर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, क्योंकि ये रेड रेड कलर के होते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में आती हैं। तो काफी ज्यादा मात्रा में जब ये जनन करते इकट्ठा फैल जाते हैं तो इससे समुद्र में क्या होती है? लाल तरंगे आते हैं। डाइनोफ्लैंजिलेट मतलब डायन वाला काम करते हैं, पूरे समुद्र को लाल कर देते हैं। समुद्र में ऐसे लाल लाल तरंगे आती रहती है इससे, डाइनोफ्लैंजिलेट से। किसके कारण हो रही है समुद्र में लाल तरंगे? तो इसके कारण, ये बहुत सारे हो जाएंगे जब। ठीक है, डाइनोफ्लैंजिलेट, लाल तरंगों का कारण। ठीक है, अब इस पे ट्रांसलेटिव फ्लैजिलम है। सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अब अगर यूग्लिनाइट में आते हैं तो यूग्लिनाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ा कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्या है? यूग्लिना है। और ये लंबी सी कशाभिका है और इसके ऊपर सीलिया भी है, रोम आकार की संरचना भी है दोनों। और एक एकदम छोटी सी कशाभिका है। 2 कशाभिकाएं हैं, बट एक एकदम स्मॉल है और एक काफी बड़ी है। एक स्मॉल है, एक काफी बड़ी है। और फोटोफास्फोरिक है, ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये क्या करेगा? क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाएगा और ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर और क्लोरोप्लास्ट द्वारा क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाएगा। जब प्रकाश नहीं होगा तो हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन आ रहे हैं स्लाइम मोल्ड की तरफ, तो ये आपको दिख रहे हैं स्लाइम मोल्ड। सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देख लो, समझ लो कि भाई दिखते कैसे हैं, इनकी दुनिया कैसी है। रंग बिरंगी या जोरदार दुनिया है इनकी, प्लाज्मोडियम वगैरह, देखो कैसी दुनिया है इनकी। और जब आप इनको देख लोगे, समझ लोगे तो ज्यादा अच्छी होगी भाई। 3D पे अगर आप समझते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। ये बाई स्पोर जनन के लिए क्या होगी? इस पे स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। और स्पोर बनने के बाद बीजाणुधानी फट जाती है। बीजाणुधानी फटने के बाद जहां जहां स्पोर जाएंगे वहां वहां नए स्लाइम मोल्ड्स बनेंगे ना। स्लाइम मोल्ड्स के बाद कहाँ पे आते हैं? प्रोटोजोआ पे जब आए तो प्रोटोजोआ कई प्रकार के आप देखेंगे। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जानते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। तो ये सारे हेट्रोट्रोप्स होते हैं, ज्यादातर परजीवी होते हैं।
प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो ज्यादातर क्या है, प्रोटोजोआ परजीवी हैं और बहुत सारे प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करेंगे, हानि पहुंचा करके भी क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। तो प्रोटोजोआ में अमीबाइड प्रोटोजोआ होता है, फ्लैंजलेट प्रोटोजोआ होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ होगा और स्पोरोजोअन्स होगा। ये 4 प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं। तो अमीबाइड प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, जैसे एंटअमीबा हिस्टोलिटिका सुना होगा। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो क्या करता है, जिसके कारण पेचिस वाला रोग होता है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है, पेचिस वाला रोग उत्पन्न करता है। और अमीबा कैसे अपने भोजन को पकड़ता है, ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने क्लास 10th में देखा होगा कि पहले ऐसे अपने भोजन को घेरा, घेरने के बाद भोजन को अंदर लिया ना, ऐसे करके। फ्लैंजलेट प्रोटोजोआ पे जाए जिसमें फ्लैंजला पाई जाएगी, देखो ये एक लंबी सी फ्लैंजला पाई गई ना, ये फ्लैंजला वाला प्रोटोजोआ जिसके अंदर फ्लैंजला पाई जाएगी लंबी लंबी, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा दिख रहा है आपको। ट्रिपैनोसोमा के कारण क्या होता है, निंद्रा वाला रोग होता है, निंद्रालु रोग, इससे नींद बहुत आती है ना। सिलिएटेड प्रोटोजोआ आपको दिख रहा है, ये सिलिया वाला है, जिसको पैरामीशियम बोलते हैं ना, चप्पल की तरह पाया बनता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये क्या, सीलिया यानी कि पूरा रोम आकार की संरचना है, सीलिया। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे जहां तक जितने भी ज्यादातर आपने देखे कहाँ पाए जाएंगे, ये सिंगल यूनिसेलुलर हैं और इनके अंदर कोशिका किस प्रकार की, यूकैरियोटिक कोशिका है। और कहाँ पे पाए जाएंगे, सब ज्यादा से ज्यादा सब कहाँ पाए जाएंगे, जल के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक है। रुक गया क्या, चल जा भाई, सिम हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये था थोड़ी सी इनकी दुनिया देख ली। अब आते हैं एक एक पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत में आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, युग्लिना के बारे में पढ़ेंगे, स्माइल मॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है। डाइनोफ्लैंजलेट के बारे में पढ़ेंगे और पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। तो प्रोटिस्टा जगत के वर्गीकरण पे आर्थिक महत्व पर आप पहले थोड़ा सा आर्थिक महत्व देखते हैं। तो प्रोटिस्टा का समूह, पहला समूह है कि जो प्रोटिस्टा स्वपोषी है, ऑटोट्रॉप्स वाले। देखो जैसे अपन बांटते हैं ना प्रोटिस्टा को, तो शुरू के जो 3 हैं उनमें कहा है वो ज्यादातर ऑटोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से, क्राइसोफाइट हो गए, डाइटम्स हो गया ना, क्राइसोफाइट और डाइटम्स और युग्निलाइट। क्राइसोफाइट, डाइटम्स, युग्लिनाइट, ये तीनों शुरू के ज्यादातर क्या है, स्वपोषी हैं। इसके बाद वाले परपोषी, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कोई भी वर्णक, कई वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के साथ और कई वर्णक। एक कोश की शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए डाइटम्स की बात करें चाहे युग्निलाइट की बात करें, ये दोनों होते हैं। और कुछ क्राइसोफाइट भी होते हैं। कौन से, क्राइसोफाइट। देखो कुछ क्राइसोफाइट भी होते हैं यार, ये भी ध्यान देना। अगले क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा। तो प्रोटोजोआ, प्रोटो प्लस जोआंस, इसका अर्थ कहा है कि पहला जानवर। प्रोटोजोआ को माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है पहला जानवर, प्रकृति में उत्पन्न होने वाले पहले जानवर। प्रोटो पर जोआंस का मतलब है कि पहला जानवर, जो क्या करते हैं, जो हर तरह की मिट्टी वातावरण में पाए जाते हैं, हर तरह की मिट्टी में, गीली मिट्टी में, वातावरण में पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। मैंने कहा ना कि जितने भी प्रोटोजोआ हैं, लास्ट वाले में है, प्रोटोजोआ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ये ऑटोट्रोप्स नहीं होते। क्या है, ये ऑटोट्रोप्स नहीं है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल ही नहीं बा तो कैसे करेगा प्रकाश संश्लेषण, नहीं करेगा ना, कैसे करेगा। अगर होता क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषण करता, तो क्या हो जाता, स्वपोषी है। क्लोरोफिल है नहीं तो प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, तो स्वपोषी कैसे हुआ, नहीं होगा। एक कोश की परपोषी जीव है, अपने भोजन के लिए परपोषी है। तो पर मतलब पराये पर, पोषण के लिए डिपेंड होंगे। पर प्लस पोषण, पराये पर यानी कि दूसरों के पर पोषण के लिए डिपेंड होंगे। एक कोश की परपोषी हैं, अपने भोजन को निकलते हैं। और पोषण किस प्रकार का होता है, हेलोजोइक भी होता है, सेप्रोजोइक भी होता है, परजीवी पोषण भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सारी चीजें। थोड़ा थोड़ा नाउ टेक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब है अपवंकमक। अपवंकमक यानी कि उपभोक्ता प्रोटिस्टा, इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता। और ये आमतौर पर क्या करते हैं, ये जो अपवंकमक है ना, ये मृत सड़े गले पदार्थों पर यानी कि मृतोपजीवी हैं। ये क्या है, ये मृत और सड़े गले पदार्थों पर, मृत या सड़े गले पदार्थों या मृत सड़े गले जीवों के ऊपर उगते हैं। और ये क्या है, मृतोपजीवी है। कैसे हैं, मृतोपजीवी। भाई मृत और सड़े गले पदार्थों पर जो डिपेंड है वो क्या होगा, मृतोपजीवी होगा। तो ये आमतौर पर मृत और सड़े गले पदार्थों पर पाए जाने वाले जीव हैं। इन्हें मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है, तो स्लाइम मोल्ड है मृतोपजीवी। कैसा है, मृतोपजीवी है स्लाइम मोल्ड भी।
थोड़ा थोड़ा भी देखना है, फिर एक एक पे चलेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो अब आ गया आपका प्रोटिष्ठा का वर्गीकरण, यहां से इंपॉर्टेंट है। तो वर्गीकरण के लिए एक चीज आप याद रखना कि अपन ए बी हटा के कर दें सी डी ई। ए बी को हमने हटाया और सी डी ई लिखा। सी मतलब सी फॉर क्राइसोफाइट, डी फॉर डाइनोफ्लैंजिलेट, ई फॉर यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट को जब लिखते हैं तो ई से शुरुआत करते हैं। तो ए बी को हमने हटा दिया, सी डी ई कर दिया, तो ऊपर के तीन हो गए। और ये तीनों के तीनों क्या है ज्यादातर, तो ये तीनों के तीनों ज्यादातर कैसे हैं, स्वपोषी हैं। कैसे हैं ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्वपोषी हैं। कैसे हैं ये तीनों के तीनों, स्वपोषी हैं। अब हमने ए बी को हटा दिया, सी डी को लिया, सी डी ई को लिया, तो इसका मतलब सी डी ई क्या है, सी डी ई स्पेशल है। सी डी ई क्या है, स्पेशल है। हमने ए बी को हटा करके सी डी ई को लिया, तो सी डी स्पेशल है, तो इसको स्पेशल भी कह सकते हैं एस पी। एस का मतलब स्लाइम मोल्ड और पी का मतलब प्रोटोजोआ। अपवन कवक को स्लाइम मोल्ड कहते हैं और पी का मतलब प्रोटोजोआ। तो सी डी ई एस पी, सी डी ई एस पी, ये है प्रोटिष्ठा जगत का वर्गीकरण। प्रोटिष्ठा जगत में 5 हैं, 5 में आप लोग स्टिक से याद करते हैं कि सी डी ई, और सी डी ई को हमने क्यों लिया ए बी हटा करके, क्योंकि ये स्पेशल थे। तो एस से स्लाइम मोल्ड, पी से प्रोटोजोआ। ऊपर के 3 स्वपोषी हैं, बाकी फिर परपोषी हैं। चलिए आते हैं एक एक पे, क्राइसोफाइट्स पे। ये देख सकते हैं ना भाई, तो ये सारे हैं स्लाइम मोल्ड है, ये आपका अमीबा, ये यूग्लिना, डाइनोफ्लैंजिलेट, पैरामीशियम, डाइटम्स, ये इन सारी चीजों को पढ़ना है। आजा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, स्यू इका इका। तो क्राइसोफाइट पे उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। क्राइसोफाइट क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, छोटे छोटे हैं, और इनके अंतर्गत मुख्य रूप से डाइटम और सुनहरे शैवाल, डाइटम और सुनहरे शैवाल, बढ़िया सुनहरे कलर के, सोने वाले कलर के शैवाल दिखाया था ना, डाइटम्स और सुनहरे शैवाल को, सुनहरे शैवाल आते हैं। जबकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट इस पे डाइटम्स है। मुख्य रूप से अपन को इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, डाइटम्स को पढ़ना है। तो डाइटम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो स्वच्छ जल और लवणी, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, लवणी जल में भी पाए जाते हैं। स्वच्छ जल का मतलब है कि स्वच्छ जल वाले पानी में, लवणी जल का मतलब जिस जल में लवण हो, यानी कि समुद्र में पाए जाएंगे, या तो स्वच्छ जल में पाए जाएंगे या तो समुद्र में पाए जाएंगे। दोनों पर्यावरण में ये जल की धारा के साथ क्या है, जल की धारा के साथ बहते रहते हैं। बहने वाले जल में ज्यादा रहते हैं, तालाब वगैरह में कम रहते हैं। स्वच्छ जल और लवणी समुद्र जल में, दोनों पर्यावरण में बढ़िया जल की धारा के साथ ये बढ़िया बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। ठीक है, तो लवणी जल, समुद्र जल, दोनों पर्यावरण पाए जाते हैं, जल की धारा के साथ बहते रहते हैं। और डाइटम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहां से, कि इसके अंतर्गत आने वाली डाइटम्स की कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह, कैसे, साबुनदानी की तरह दो आच्छादित कवक बनाती है। डाइटम्स की कोशिका भित्ति एकदम साबुनदानी की तरह दोनों तरफ से आच्छादित एकदम क्या बनाती है, कवच बनाती है। बहुत सारे जीवों को देखा होगा आपने जो कि पैदा होते हैं तो कवच के साथ, जैसे आप लोगों ने सीपी को देखा होगा, सीपी के ऊपर कवच होता है। संघ के अंदर जो जीव है ना, घोघा, उसको बढ़िया कवच मिलता है मजबूत। केचुआ, सॉरी केचुआ कह रहा हूँ, कछुआ देखा होगा, उसको मजबूत कवच मिलती है। तो इनको भी कवच मिलती है। ये भी छोटे छोटे भले ही एक कोष की है, लेकिन इनको भी कवच मिलेगी ना। साबुनदानी की तरह आच्छादित कवच बनाती है। और इन भित्तियों पर सिलिका होती है, और इसकी भित्ति पर क्या होती है, सिलिका होती है। क्या होती है, सिलिका। इन भित्तियों पर सिलिका होती है, जिसके कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नष्ट होने से बच जाते हैं। सिलिका मजबूत होती है, तो सिलिका के कारण ये क्या होते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नष्ट होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट पे किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, तो क्राइसोफाइट पे अपन लोग डाइटम्स की बात कर रहे हैं। किसको बात कर रहे हैं, डाइटम्स। ठीक है, समुद्र के प्रमुख उत्पादक है डाइटम्स। यही पूछा जाता है कि समुद्र के प्रमुख उत्पादक किसको बोला जाता है, डाइटम्स। ठीक है, तो डाइटम्स इसी कारण से, अब सिलिका बहुत मजबूत है, जब सिलिका बहुत मजबूत है तो डाइटम समृद्ध होने के बाद भी अपनी कोशिका भित्ति का अवशेष अत्यधिक संख्या पर अपने पास स्थान पर छोड़ जाते हैं। मर जाते हैं, मर तो ये जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति का अवशेष बना रहता है, अवशेष कहीं नहीं जाता। ठीक है, कह नहीं कि मैं खंडहर हो गया मगर तुम मेरी याद से ना निकले, और तेरी यादों के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। मैं खंडहर हो गया मगर तुम मेरी याद से ना निकले, तो ये तो मर गए, मतलब उसकी यादों के पत्थर बुनियाद से निकलेंगे, ये तो मर जाएंगे, लेकिन अपनी कोशिका भित्ति, अपने अवशेष को छोड़ देंगे। और इनका अवशेष काफी मात्रा में समुद्र में जाकर के, तलहटी पे जाकर के खूब जमा हो जाएगा, और वो जल्दी नष्ट नहीं होता। देखो, अपने स्थान पर छोड़ जाएंगे, लाखों करोड़ों वर्ष में जमा हुए अवशेष को क्या कहते हैं, डाइटमी मृदा।
अब लाखों करोड़ों वर्ष तक इनका अवशेष पूरा ऐसे 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 जमा होता जाएगा, ऐसे ऐसे जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और उसको बोलते हैं डाइटमी मृदा। बहुत काम की है डाइटमी मृदा। मृदा के छोटे छोटे कण बनेंगे डाइटमी मृदा से, और बहुत काम की है। काम क्या है तो पालिश करने में, तेलों में, सिरप के निस्यंदन में, ये सारी चीजों में काम करती है। इसीलिए डाइटम समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं जो हमारे लिए आर्थिक महत्व के होते हैं। तो बेटा डाइटम से इतने पॉइंट से ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। तो 4 पॉइंट इधर है बेटा, नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, और 4 पॉइंट यहाँ पे। 8 पॉइंट से आपका क्राइसोफाइट खत्म। मेन बातें इतने ही पॉइंट्स की चर्चा एनसीईआरटी ने की है। एनसीईआरटी से इनफ कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को मैंने उठाया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है बस। तो इतना ही आपको पढ़ना है, कहानी खत्म। इतने से आपका काम हो जाना है, और डाइटम्स का स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। अब आते हैं डाइनोफ्लैंजलेट। अगर अपन डाइनोफ्लैंजलेट की बात करें तो मैंने कहा ना कि डायन वाला वाला है। तो ये क्या करते हैं, समुद्र में लाल तरंगे उत्पन्न करते हैं। डायन है तो डायन है, डाइनोफ्लैंजलेट तो समुद्र के जीव, मुख्य रूप से जीव हैं, और ये समुद्र में इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इनके कारण लाल तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, और इनके कारण बहुत सारे समुद्र में जीव मर भी जाते हैं। भाई डायन वायन का, राक्षसों का काम क्या है, संहार करना, तो समुद्री बहुत सारे जीवों का संहार भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य जीव समुद्र में रहते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है। भाई शुरू के मैंने क्राइसोफाइट की बात करी, या मैं बात करूं डाइनोफ्लैंजलेट की, इस पे भी को पाया जाता है ना। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। कई तरह के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर, वर्णक का काम क्या होता है, तो जैसा वर्णक वैसा रंग। वर्णक के आधार पर रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, भूरा रंग, वर्णकों का काम होता है रंग देना। लाल रंग के दिखाई देते हैं, और इनकी कोशिका पर बाहरी से सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां होती हैं। जैसे पादप कोशिका में सेलुलोज की भित्ति होती है, तो वैसे इनकी कोशिका पर भी बाहरी सतह पर सेलुलोज की कड़ी कड़ी टाइट टाइट क्या होती है, पट्टियां होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ये 4 पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। फिर ज्यादातर डाइनोफ्लैंजलेट कितने होते हैं, 2 कसाब के होते हैं ज्यादातर। ये जो होंगे, मान लीजिए डाइनोफ्लैंजलेट है तो इसके अंदर 2 कसाब हैं। कितने हैं, 2 कसाब। 2 कसाब होंगे इनके अंदर, 2 कसाब होंगे। एक कसाबिका लंबी, एक का होगी, एक कसाबिका होगी लंबी। मान लीजिए एक कसाबिका लंबी और दूसरी की छोट होगी। एक लंबी, एक कसाबिका लंबवत, और दूसरी अनुप्रस्थ रूप से कोशिका भित्ति के प्लेट के बीच खांचे में होती है। अक्सर लाल फ्लैंजलेट द्वारा बड़ी संख्या में विस्फोट होता है। बड़ी संख्या में विस्फोट कौन करता है, तो बड़ी संख्या में विस्फोट करता है लाल फ्लैंजलेट। कौन सा, लाल फ्लैंजलेट बड़ी संख्या में विस्फोट करता है। विस्फोट करने से क्या करता है, सागर में लाल तरंग छोड़ता है। किया ना समुद्र वाला। अब जब सागर में लाल तरंग होता है, लाल तरंग आने से क्या होता है, इसका प्रभाव, ये अपना प्रकोप दिखाता है, और पूरा प्रकोप से पूरा सागर लाल दिखने लगता है। समझो इतने बड़े समुद्र को इसने इतनी तगड़ी लाल तरंग लाई कि पूरे सागर को क्या कर दिया, वहां के पर उस स्थान के पूरे सागर को लाल कर दिया। और लाल कलर, इसी कारण से क्या होता है, समुद्री मछली व अन्य समुद्री जीव का हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके कारण से मैंने कहा ना, डाइनोफ्लैंजलेट डायन है, राक्षस है, तो अपना प्रकोप दिखाएगा। प्रकोप दिखा के समुद्र को लाल कर दिया, लाल तरंगे आई, और अपने प्रकोप द्वारा इसके कारण से क्या करता है, मछलियां और अन्य समुद्री जंतुओं को भी ये मार देता है, ठीक है। तो 8 पॉइंट से ये भी डाइनोफ्लैंजलेट भी आपका खत्म। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस 4 and 4, 8 पॉइंट पे। ये आपका है, दिख रहा है कौन, डाइनोफ्लैंजलेट। यही डायन की तरह है ना, यही लाल तरंगे उत्पन्न करेगा, और इसके प्रभाव से बहुत सारे मछलियां, बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये 2 कसाबिका, एक कसाबिका अंदर की ओर अनुप्रस्थ है, और एक कसाबिका ये है, ये इसकी क्या है, ये कसाबिका है। और ऊपर क्या होगी, सेल्यूलोज की पट्टी ना। सेल्यूलोज, एक सेकेंड, बहुत खराब लिख गया, चल जा सिम सिम। सेल्यूलोज की पट्टी, एकदम पतली पतली पट्टी है सेल्यूलोज की। चलें, अब आते हैं यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट में मुख्य रूप से अपन लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ते हैं। तो यूग्लिनाइट ज्यादातर स्वच्छ और ताजे पानी में पाए जाते हैं। पानी स्वच्छ हो और ताजा हो तो उनमें ज्यादातर पाए जाते हैं। ज्यादा सड़ा जल, तालाब का जल या स्थिर जल में कम होते हैं। तो ताजे पानी में पाए जाते हैं, जो कि शांत जल में मौजूद होते हैं। शांत जल में मौजूद रहेंगे, लेकिन जल ज्यादातर ताजा होना चाहिए। और अमीबा काफी तालाब के जल में पाया जाता है। समझो, तालाब की एक बूंद जल में
एक बूंद जल में 5 लाख अमीबा पाए जाते हैं। एक बूंद जल तालाब की अमीबा कितने? 5 लाख अमीबा। इतना ज्यादा होता है अमीबा, इतना छोटा होता है, इतना छोटा। वो एक बूंद इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ा जगह में एक बूंद आता है और उस एक बूंद जल में 5 लाख अमीबा। ठीक है, तो अधिकतर शांत जल में मौजूद होते हैं और इस युग्लिना की कोशिका भित्ति पर कोशिका भित्ति के स्थान पर एक पतली सी परत होती है जो कि प्रोटीन युक्त पदार्थ की बनी होती है, जिसको पेलिकल कहा जाता है। ध्यान देना, युग्लिना की कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति के स्थान पर एक पतली सी परत होती है जो कि एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की बनी होती है, जिसको पेलिकल कहते हैं, जो इस युग्लिना की संरचना को मुलायम और कैसा बनाएगी? लचीला बनाएगी। जब पतली सी परत है तो इसकी संरचना को क्या बनाएगी? मुलायम बनाएगी, और मुलायम के साथ साथ क्या करेगी? लचीला बनाती है। तो अगर आपसे कहा जाए युग्लिना कैसा है, तो युग्लिना बढ़िया मुलायम है और कैसा है? लचीला है। कैसा है? मुलायम है और लचीला है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब कैसा युग्लिना? तो युग्लिना पे आप लोगों ने देखा था 3D पे कि युग्लिना क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। तो स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह का होता है, लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जब सनलाइट होगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा, स्वपोषी होगा। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वपोषी होते हैं। अब अगर सूर्य के प्रकाश का अभाव है तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, परपोषी। अगर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेगा। सूर्य के प्रकाश का अभाव है, नहीं है सूर्य का प्रकाश, तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, यानी कि परपोषी, मेजबान पर निर्भर रहेगा। मेजबान का मतलब दूसरी कोशिका पर, दूसरे जीव पर। 2 कशाभिका इसमें भी है, लेकिन क्या है भाई? 2 कशाभिका इसमें भी है, बट क्या है? 2 कशाभिका, एक कशाभिका छोटी और एक कशाभिका बड़ी। एक कशाभिका छोटी और एक कशाभिका बड़ी। इसमें 2 कशाभ पाए जाते हैं, जिसमें एक छोटा और दूसरा लंबा। फॉर एग्जाम्पल युग्लिना। कौन है भाई? एग्जाम्पल के लिए कौन है? युग्लिना। कौन है एग्जाम्पल? युग्लिना, युग्लिना, युग्लिना। ठीक है, तो ध्यान देना, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका युग्लिनाइड, युग्लिना। और युग्लिना को आप लोगों को बनाना ही है, और ये बढ़िया युग्लिना का न्यूक्लियस है। और मैंने कहा जिसके अंदर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर बहुत सारे पाए जाएंगे, 70s 80s प्रकार के राइबोसोम रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट से क्या करेगा? ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। साइटोप्लाज्म भी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पतली झिल्ली जो इसको लचीला बनाती है ना, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। और न्यूक्लियस तो वही है। लाइसोसोम भी पाया जाएगा, यानी कि आत्मघाती थैली। सारी चीजें इसके अंदर बकायदे बढ़िया से प्रेजेंट होंगी, और ये फिगर आपको जरूर से जरूर अपनी कॉपी में बनाना है तो बनाना है। ये हो गया युग्लिनाइड यानी कि युग्लिना। अब आते हैं स्लाइल मोड, अवपंक कवक। ये क्या होते हैं? तो स्लाइल मोड के बारे में पहले ही हमने पढ़ा, 3D पे भी देखा कि ये मृतपोषी का प्रतिष्ठा है। कैसे हैं? मृतपोषी, जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे? मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन बनाएंगे। तो ये मृतपोषी है, ये मृतजीवी सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पत्तियां पौधे के ऊपर अपना भोजन बनाएंगे, तो उन्हीं के ऊपर उगेंगे। मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही ये क्या होंगे? उगेंगे, तो वहीं से अपना भोजन बनाएंगे। ये अपवन कवक यानी स्लाइम मोल्ड अनुकूल परिस्थितियों में रहते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं। अगर ये अनुकूल परिस्थितियों में रहते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप क्या बन जाता है? वो ग्रुप बन जाता है प्लाज्मोडियम। वो ग्रुप क्या बन जाता है? प्लाज्मोडियम बन जाता है। और अगर प्रतिकूल अवस्था में है तो ये विघटित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विघटित हो जाएंगे, और सिरों पर बीजाणुओं से युक्त फल निकाय बनाएंगे। देखा था ना भाई 3D में, आपने देखा था एक ऐसा जिसमें मैंने स्पोर पे वो किया था, ऊपर ऐसे बीजाणुधानी पूरी बनी थी, उस पे कहा था, उस पे बीजाणु दिख रहे थे ना, छोटे छोटे बीजाणु दिख रहे थे। तो कहाँ पे? सिरों पर, ऊपर की तरफ। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये विघटित हो जाएंगे, ऊपर सिरे की तरफ का होगा, इनके सिरे की तरफ बीजाणुओं से युक्त फल निकाय बनाते हैं। और ये बीजाणु क्या होते हैं? जब बीजाणु भित्ति फट जाएगी, बीजाणु के ऊपर जो भित्ति है वो फट जाएगी, तो फटने से ये बीजाणु हवा द्वारा फैलेंगे, और जहां जहां ये बीजाणु फैलेंगे वहां वहां नया स्लाइम मोड, नया अपंक कवक तैयार हो जाएगा। जहां जहां फैलेंगे हवा द्वारा इनका प्रकीर्णन हो जाएगा, फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये बीजाणु हवा द्वारा क्या होते हैं? फैलते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, मूव फॉर नेक्स्ट। अब आते हैं लास्ट, प्रोटोजोआ पे। कहां पे आते हैं? प्रोटोजोआ। ये 5वां नंबर है। तो सभी प्रकार के प्रोटोजोआ क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, कोई स्वपोषी नहीं होता, कोई भी स्वपोषी नहीं होता। इनका संबंध, संब लिखा है, इनका संबंध प्राणियों से काफी पुराना है,
काफी पुराने समय से प्राणियों के साथ रहे हैं। और प्राणियों के अंदर कुछ चीजें, कुछ प्रोटोजोआ तो लाभदायक, बाकी ज्यादातर प्रोटोजोआ क्या है, हानिकारक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मलेरिया रोग होता है ना, बहुत सारे प्रोटोजोआ के कारण रोग होता है, तो प्राणियों से काफी संबंधित है, कुछ प्राणियों के शरीर में भी पाए जाएंगे। अब इसके वर्गीकरण पे आए तो सबसे पहला प्रोटोजोआ क्या है, अमीबा। कौन है अमीबा? तालाब में पाया जाता है, कहा ना कि तालाब की एक बूंद जल में 5 लाख अमीबा, समझो इतने तक अमीबा पाए जाते हैं, एक बूंद जल में 5 लाख। या जीवनधारी स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, नम स्थानों में पाया जाता है। समुद्री जल में पाए जाने वाले अमीबा की सतह पर सीलिया के कवच होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो अमीबा समुद्र के जल में पाया जाएगा उसमें सीलिया के कवच होंगे। अमीबा अपना भोजन, आप लोगों ने 10 में भी पढ़ा था, कूट पातों द्वारा चलेगा, कूट पातों की सहायता से भोजन को घेरेगा, घेरने के बाद उसको अंदर ले लेगा ना। ये अपना भोजन कूट पातों की सहायता से करते हैं, उसी से चलते हैं, जैसे एंटमीबा परजीवी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पेचिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जानते हो ना, पेचिस का कारण बनता है ना, आदमी बहुत भागता है, दौड़ते दौड़ते 50 बार लेके भागना पड़ता है लोटा। तो ये अमीबा प्रोटोजोआ। अगला प्रोटोजोआ है कसाबी प्रोटोजोआ। तो इस समूह के सभी सदस्य परजीवी होते हैं, ये भी सारे परजीवी हैं, शरीर पर कसाब हैं। परजीवी कसाब प्रोटोजोआ बीमारी का कारण होता है, जिसे ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, सोने वाली बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, सोने वाली बीमारी होती है। जिसको आ जाता है ना, उसको नींद की बीमारी होती है, वो सोता ही रहता है, सोता रहे, फिर कहीं उठेगा, फिर सोता रह जाएगा, तो नींद की बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा से। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स आराम से आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पक्षमावी प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो जलीय और सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, जलीय हैं और सक्रिय जीवधारी हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम आप लोगों ने देखा है, ये भी स्ट्रक्चर बनाना है। तो जलीय जीव होते हैं, सक्रिय गति करने वाले जीव। ग्रसिका गुहा पाई जाती है, जो कोशिका की सतह के बाहर तरफ खुलती है। कहाँ खुलती है, जो कोशिका की सतह के बाहर तरफ खुलती है, मतलब ग्रसिका से भोजन जाएगा, फिर सतह के बाहर से निकल जाएगा। शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ ना, ऐसे ऐसे पक्षमाभ पाए जाएंगे। और इन पक्षमाभों के कारण गति, इन पक्षमाभों के कारण क्या होगी, गति होगी। और जल से पूरा भोजन लपेट प्लेट की तरफ क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। जल से पूरा भोजन प्लेट की तरफ भेज दिया जाएगा। गलेट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है। तो इन पक्षमाभों के द्वारा गति करेगा। एग्जाम्पल के लिए इस पे का लेंगे आप, पैरामीशियम। कौन है ये, पैरामीशियम। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, पैरामीशियम। और ये आपका पैरामीशियम है, बहुत अच्छी प्यारी संरचना है पैरामीशियम की। यहाँ से घुसेगा पूरा सिस्टम, खाना वाना, और ये पूरा बना लेंगे पैरामीशियम प्रोटोजोआ। डचाक। फिर लास्ट में आता है स्पोरोजोआ। प्रोटोजोआ का अपन ने 4 रूप में बैठा था, चौथा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब है कि संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था। कौन सी अवस्था है, संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था। मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम इसके तहत आता है। प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी। कौन है, प्लाज्मोडिया मतलब मलेरिया परजीवी। इस समूह में विभिन्न प्रकार के जीव शामिल हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। कौन से, संक्रामक बीजाणु जैसी। जैसे सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम, कौन सा रोग, मलेरिया रोग फैलाएगा, इंसानों में बीमारी फैलती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। अब प्रोटिस्टा की संरचना पे आए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रोटिस्टा की संरचना आप लोग जानते हैं कि प्रोटिस्टा में एक झिल्ली घिरी होती, कोशिकाएं 2 झिल्ली की बनी होती हैं। और प्रत्येक प्रोटिस्टा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटिस्टा की कोशिका में का माइटोकांड्रिया है, गाल्जी का है। क्यों सारी चीजें पाई जाएंगी, क्योंकि सुकेंद्रीय जीव है। जब सुकेंद्रीय जीव है, क्लोरोफिल आप लोग जानते ही हैं कि प्रोटिस्टा कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। माइटोकांड्रिया है, कोशिका के अंदर गाल्जी बॉडी है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी चीजें प्रोटिस्टा के अंदर बढ़िया से पाई जाती है, क्योंकि सुविकसित कोशिका भित्ति है इसके अंदर, ठीक है। सिलिका भी होती है। चले और थोड़े 1-2 पॉइंट देख लें, कहानी खत्म, ठीक है। तो यहां से आपकी कहानी खत्म। जितने भी मेन पॉइंट थे जगत प्रोटिस्टा को लेकर के, सारे आपके यही थे। और इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेंगे। और छोटे छोटे 3-3, 4-4 पॉइंट सब में बताया, ज्यादा नहीं है। और सबका स्ट्रक्चर भी दे दिया बेटा।
और सबको बना लेना है, बढ़िया से आपको नोट्स तैयार करना है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिया मैंने। और तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। और प्यारे बच्चों, शेयर जरूर करेंगे, हर 11 वाले बच्चों के पास शेयर जरूर करेंगे। और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलेंगे, सभी लोग कमेंट जरूर से जरूर करेंगे। कैसी लगी क्लास जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, और अगली क्लास का के चाहते हैं ये भी जरूर कमेंट करेंगे। तो लाइक शेयर एंड कमेंट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।